Hello students, in this video we will start with the remaining part of chapter 1. In the previous video we have read about 3 points of this chapter: importance of dates in history, periodization in history and modern period. In this video we will start with modernization and colonization and source material. In the previous video I have to read you that the modern period starts in Europe around the 15th century, but in India the modern period began much later around the mid 18th century. यूरोप के कंपैरिजन में इंडिया में मॉडर्न पीरियड काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ और इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट और चेंजेस भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुए. नाउ आई विल टेल यू what is modernization, what is colonization and when was India became a colony. Modernization created a growing need for various kinds of goods and resources in Europe. Some European countries explored other parts of the world and established the trade settlement at many places. Gradually, they established political control over large areas around their trade settlements. They used large areas around their settlements and the resources of these areas to fulfill their own political and military and economic needs, and this process is called colonization. जब यूरोप के अंदर मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया और उन्हें उनकी जो ग्रोइंग्स वो नीड्स थी वो ग्रो होने लगी, तो उन्होंने अपनी इन ग्रोइंग नीड्स के साथ वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाना स्टार्ट कर दिया ट्रेड करने के लिए. अपने ट्रेड एस्टेब्लिश किए वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, और उसके साथ साथ अपनी बाकी नीड्स को, चाहे वो पॉलिटिकल नीड हो चाहे इकोनॉमिक नीड हो, किसी भी नीड को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने उन ट्रेडिंग सेंटर के आसपास ही अपने लिविंग सेटलमेंट्स भी बना लिए, और ये लिविंग सेटलमेंट्स बनाना ही कॉलोनाइजेशन होता है. इट मीन्स the subjugated area became a colony whereby it lost its political sovereignty and control over its own resources. So according to it, जिन एरियाज़ को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया वो एक कॉलोनी बन गए, और इन्होंने ना ही वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर को शो करना शुरू कर दिया, इसके अलावा इन्होंने वहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे उन पर भी अपना कंट्रोल कर लिया. इट मीन्स ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इन्होंने अपने लिविंग सेटलमेंट भी बनाए और पॉलिटिकल जिन जगहों को अपने अंडर में ले लिया वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना ली. उन्हीं कॉलोनीज को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है. अ कॉलोनाइजिंग कंट्री यूज द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनीज टू प्रमोट इट्स ओन मॉडर्नाइजेशन, बट इन द कॉलोनीज it introduced modernization only in certain sphere and only to the extent that shifted its own interests. Such partial modernization benefited only a small section of the people in the colonies. Generally, for the rest of the people in the colonies, colonial rule created condition of poverty, disparity and discrimination. It means जिन जगहों पर जहाँ पर इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, अपनी कॉलोनीज़ एस्टेब्लिश की, सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ किया अपने लोगों को और अपने लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया, इसलिए जिन जगहों पर इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई वहाँ पर रहने वाले जो पीपल थे वो लोग और ज़्यादा पुअर हो गए, और इनके रूल के साथ ही इनके रूल ने वहाँ पर पॉवर्टी, डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन भी की कंडीशन स्टार्ट हो गई. वहाँ पर गरीबी आई, गरीबी के साथ साथ वहाँ पर इन्होंने उस जगह पर अपना अधिकार कर लिया, और साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी वहाँ पर स्टार्ट हो गया. नाउ आई विल टेल यू दैट व्हेन वाज इंडिया बिकेम अ कॉलोनी. मुगल एम्पायर डिक्लाइंड रैपिडली आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707 में. जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जो मुगल एम्पायर था उसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर नहीं था जो पूरे ऑल ओवर द इंडिया को बाइंड करके रख सके, पूरे मुगल एम्पायर को अच्छे से उसकी केयर कर सके, उसे जोड़ के चल सके. मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम केम टू एग्जिस्टेंस इन इंडिया
The British began to colonize India in the mid 18th century, and this marked the beginning of the modern period in India. And by the end of the 18th century, the British colonized large part of India through wars and political treachery. मुग़ल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा मुग़ल एम्परर नहीं था जो पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर सके, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में मिड 18th सेंचुरी में अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। दे केम टू इंडिया फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़, बट उन्होंने पॉलिटिकली भी उन जगहों को अपने कंट्रोल में ले लिया, वहाँ के रिसोर्सेज को खुद से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। एंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लार्ज पार्ट पे, चाहे वो वॉर्स के थ्रू किया हो, अपनी नई नई जो उनकी पॉलिसीज़ थी उनके थ्रू, या फिर उनकी जो एक सबसे जो उनकी मेन पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी उनकी ट्रेचरी। इट मीन्स धोखा देकर उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट पर को अपने कंट्रोल में कर लिया। कोलोनाइजेशन गेव द ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियाज रिच रिसोर्सेज। दे अडेप्टेड पॉलिसीज which affected very aspect of the lives of the people of India, and these policies however did not have a uniform effect on the entire Indian society. While they brought benefits to small section of the people, they brought misery to much large number. उनकी इन पॉलिसीज़ की वजह से उन्होंने न केवल इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया, बल्कि यहाँ के जो स्मॉल सेक्शंस थे, जो छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग थे, वो ये सोचते थे कि कैसे उनसे भी बेनिफिट उठाया जा सके। बड़ी संख्या में, एक बड़े नंबर में उन्होंने लोगों को की कंडीशंस को बहुत ही ख़राब बना दिया। ना इट मीन्स कि इंडिया के अंदर मॉडर्न पीरियड तो स्टार्ट हुआ, साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर दी, कॉलोनीज़ बनानी, और साथ साथ इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। नाउ आई विल टेल यू द सोर्स मटीरियल बाय विच वी नो दैट what happened in history in the ancient time. Now you think that कि कहाँ से हमें पता चलता है, कौन से वो सोर्स मटेरियल है जिनसे हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स हुए या कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, या जिनको अगर हम जानेंगे तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। सो अब मैं उन सोर्स मटेरियल के बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्ट, टाइप्स। पहले हम सोर्स मटेरियल के टाइप्स को पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्स मटेरियल. Some of the source are primary, it means original source. These included archaeological remains, books, articles, newspaper, reports, paintings, photographs, videotapes and original official documents. जो हमारे primary sources होते हैं उनमें सारे original sources आते हैं, जैसे कि जो पुराने टाइम के जो बुक्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर के जो रिपोर्ट्स हैं, उस टाइम के जो फोटोग्राफ्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या इन्फॉर्मेशन। नाउ वी विल रीड अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेज. देयर आर ऑल्सो मैनी सेकेंडरी सोर्सेज सच एज रिपोर्ट्स, रिव्यूज, बुक्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज. ये जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं. इसमें आती हैं हमारी रिपोर्ट्स, उस टाइम में जो रिपोर्ट्स बनी हैं, जो बुक्स लिखी गई उस टाइम पे, वो सब हमारे सेकेंडरी सोर्सेज में आती है. अमंग द अवेलेबल लिटरेरी मटेरियल फ्रॉम द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सर्वे रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल लेटर. इसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं जिससे हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनवाए, क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ऑफिशियल रिकॉर्ड बनवा के ही सारा काम करते थे. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बनवाए, बहुत सारे सर्वे करवाए उनकी रिपोर्ट्स, और उनके जो ऑफिशियल लेटर्स थे उनसे हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. देयर आर ऑल्सो अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज पर्सनल लेटर, डायरीज, न्यूज़पेपर
रिपोर्ट्स एंड वर्क ऑफ लिटरेचर। इसके अलावा और भी ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे उन लोगों के पर्सनल जो लेटर्स थे जो वो अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए लिखते थे। इसके अलावा उनकी पर्सनल डायरीज होती थी जिसमें वो लिखते थे कि उन्होंने आज वो कहाँ गए, क्या काम किया, क्या क्या उन्होंने नई नई चीज़ें स्टार्ट की। और इसके अलावा उस टाइम में जो न्यूज़पेपर आते थे उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड फॉर ओरल सोर्सेज एज वेल। ओरल सोर्सेज से भी मिलती है। नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ ओरल सोर्स। ओरल सोर्स मीन्स जैसे उस टाइम में बैलेड्स होते थे, स्टोरीज सुनाई जाती थी, और जो उस टाइम के जो स्ट्रॉन्ग पीपल थे, जो ब्रेव पीपल थे, उनके बारे में बैलेड्स बोले जाते थे। कविताओं के थ्रू उनकी प्रेज की जाती थी, उनकी प्रशंसा में कविताएं बोली जाती थी। वो भी एक सोर्स है जिससे हमें हमारे एंशिएंट टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द ब्रिटिश मेंटेन strict control over administration and had all administrative action recorded in the document. As you know, मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बनवाते थे और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम होते थे उनके लिए डॉक्यूमेंट भी रेडी करवाते थे। As a result, all level had record rooms where official documents such as letter, departmental records, survey reports, agreements and notes were preserved. Before printing came into wide use in the mid-19th century, documents were handwritten and specialists with good handwriting were in great demand. The later documents were printed. जब तक printing प्रेस का नहीं यूज़ में आई थी तब तक उन स्पेशलिस्ट को ढूंढा जाता था जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी और उनसे ये रिकॉर्ड लिखवाए जाते थे। बाद में प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। बिसाइड रिकॉर्ड्स रूम द ब्रिटिश ऑल्सो बिल्ड म्यूजियम एंड आर्चीव्स। इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए रिकॉर्ड्स रूम के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने म्यूजियम और आर्चीव्स भी बनाए। म्यूजियम में वो जो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, जो हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी गवर्नमेंट की, वो सब म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी जाती थी। और बाकी जो उनकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें थी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन और थी उसमें और चीज़ों से रिलेटेड जो सामान था वो सब आर्चीव्स में स्टोर करके रखा जाता था। ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग सर्वे पे भी ज़्यादा ध्यान देते थे। तो द ब्रिटिश अपॉइंटेड सर्वेयर टू इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट ऑन द रिलीफ एंड वेजिटेशन एंड द इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल कंडीशन इन वेरियस रिलीजियस रीजन्स ऑफ इंडिया। And these records helped the British to know about the region they were to administer and helped them figure out how to take advantage of the condition. ये जो फिगर्स थे ये उन्हें ये बताते थे कि कैसे वो इन जगहों से क्या क्या एडवांटेज उठा सकते हैं। उनकी ये जानने में मदद करते थे और ये जानने में मदद करते थे कि जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क किया है वो कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है उनके लिए, इसीलिए वो लोग सर्वे कराते थे। द सर्वेज इंक्लूडेड आर्कियोलॉजिकल सर्वेज एज वेल। ऑन द वन ऑफ दीज सर्वेज रिवेल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन around 1871. The British completed their first census survey of India. Thereafter, such surveys were carried out every 10 years. It means जो सर्वे कराते थे ब्रिटिशर्स वो every 10 years के बाद कराते थे। हर 10 साल के बाद वो लोग सर्वे कराते थे ताकि उन्हें कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, किस एज ग्रुप के कितने पीपल रहते हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या वो ऑक्यूपेशंस हैं उनके, क्या क्या वो काम करते हैं, किस रिलीजन से वो रिलेटेड हैं, कौन सी कास्ट से रिलेटेड हैं। इसलिए ये सब जानने के लिए वो लोग सर्वे कराते थे। ये सारे सोर्सेज जो हैं हमें आज हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये दीज आर हैव वेरी ग्रेट वैल्यू टू हिस्ट्रियंस। इन्हीं की वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ वी विल रीड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस chapter. Dates are important because they indicate an event position in relation to other event and help us understand the trends of development within a time frame.
आई टेल यू दैट डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये एक इवेंट का दूसरे इवेंट से भी रिलेशन बनाती है, ताकि हमें एक डेट पे क्या हुआ और दूसरी डेट पे क्या हुआ ये हमें डेट से ही पता चलता है, इसलिए डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। सेकेंड, हिस्ट्रियन ने हिस्ट्री को ब्रॉड टाइम पीरियड में डिवाइड किया और इसी प्रोसेस को हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। थर्ड मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज जेम्स मिल ने फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री को कवर करके इसे पीरियड्स में डिवाइड किया। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट हिंदू, सेकेंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश और क्रिश्चियन on the basis of religion of the ruler. The fourth point is modern period begins in Europe around the 14th century. जो मॉडर्न पीरियड था वो यूरोप में तो 14th और 15th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हो गया था, बट ये इंडिया के अंदर काफ़ी लेट हुआ। ये मिड 18th सेंचुरी, अराउंड द मिड 18th सेंचुरी इंडिया में मॉडर्न पीरियड आया। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलोनाइजेशन. Colonization means political and economic subjugation of region by a foreign country. That region is colonized is called colony. It means एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पज से आप किसी भी एरिया को अपने अंडर में ले लेते हो और वहाँ पर अपने ट्रेड को एस्टेब्लिश करने के साथ साथ अपनी कॉलोनी भी एस्टेब्लिश कर लेते हो। इसी प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। एंड इंडिया बिकेम ए कॉलोनी इन 18th सेंचुरी. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज जो मॉडर्न पीरियड है इंडिया के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने जो सोर्सेज हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हिस्ट्रियंस ने उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स ये सब आते हैं, और सेकेंडरी सोर्स में आते हैं हमारी रिपोर्ट्स और बुक्स, ये सब प्राइमरी सोर्सेज पे ही बेस्ड होते हैं। सो गाइज, योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट हियर. Hope you listen me carefully. You are listening me carefully, and if you have any doubts, I will clear your doubts in Zoom session. Thank you.